नए खुलासे के बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। ये तो सालियान के पिताजी बोले थे कि हमने कुछ जानते हैं सुसाइड ही होगा। बाद में किस विषय पर वो रिसर्च किए कि ये सुसाइड नहीं हत्या, ये तो हम नहीं जानते हैं। तो अब सही है कि गलत है ये हम कैसे बतावें। वो जो भी इंक्वायरी किए हैं, जो भी चीज़ को एकत्रित किए हैं, वो किस सोच से किए हैं, क्या किए हैं, ये सब तो हम नहीं जानते हैं। जो किए हैं वो ठीक किए। अभी चाहते हैं और अगर इस तरह से जो हुआ है वो निष्कर्ष तो कम से कम निकलेगा कि आखिर वो सुसाइड था या हत्या था। और इसमें सुशांत का भी केस निकल साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हुआ था। हाँ, क्योंकि 5 साल हो गए, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन इसमें नहीं है। अब उम्मीद है कि सरकार बदली है, पहले की सरकार में इस सरकार में बहुत फर्क है। हमको अभी जो वर्तमान में सीएम हैं उन पर बहुत उम्मीद है। वो जो कुछ भी करेंगे अपने स्तर पर वो सही करेंगे और जल्द करेंगे। हाँ, वो जल्द करेंगे। विधायक अमित साटम को अब आप सुनेंगे। अब से कुछ देर बाद की क्या कुछ मांग की जा रही, सुनिए आप क्या कुछ कह रहे हैं अमित साटम। Mumbai police at that point of time in June 2020 is definitely under suspicion, and not only the police commissioner but the zonal DCP and the senior PI of Malwani police station also have to be probed and investigated into this particular matter, because this entire case is about how this entire incident was covered up. The Mumbai police botched up the investigation to bring together the broken pieces of this case. तो देखिए सीधा सवाल उस वक्त पुलिस पर भी उठा। और आपको बता दें कि अमित साटम जिन्होंने आज इस पूरे मामले को विधानसभा में भी उठाया है और बीजेपी मांग कर रही है इस पूरे मामले को लेकर कि इन्वेस्टिगेशन फिर से होनी चाहिए, तमाम आरोप भी लगाए जा रहे हैं। और इस बीच सवाल यही कि आखिर इनफैक्ट द विक्टिम हु वाज रेप्ड एंड मर्डर्ड, दिशा सालियान's father has raised this issue, and since her father has made serious allegations, direct allegations on the then Mahavikas Aghadi government, the then minister, the then mayor of Mumbai, and since the session of the Maharashtra Legislative Assembly is going देशद्रोह की कलम 30/25 में लगी है, जिसमें उसका भी नाम है। और बात नागपुर हिंसा की। नागपुर में हिंसा फैलाने वाले आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है। नागपुर पुलिस ने इस मामले में किसी भी दोषी को नहीं बख्शने का फैसला किया है। कहां पहुंची है नागपुर हिंसा केस की जांच, इस रिपोर्ट में समझिए। नागपुर हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस केस में चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। एक तरफ जहां दंगे का बांग्लादेश कनेक्शन सामने आया, तो दूसरी तरफ ये भी साफ हो गया कि नागपुर को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश दंगाइयों ने पूरी प्लानिंग के साथ कर रखी थी और हिंसा की चिंगारी भड़काने के लिए सोशल मीडिया को बकायदा एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। और जो 4 कल देर रात एफआईआर दर्ज की गई है उसके सेक्शंस पर जब आप नजर डालेंगे तो उसमें बीएनएस की धारा 152 इंपोज की गई है, जो कि देशद्रोह है। उस धारा के अंदर अगर भारत की एकता अखंडता को आप नुकसान पहुंचाएंगे या यूं कहे कि दंगे भड़काने की कोशिश करेंगे, सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा, तो कहीं ना कहीं 152 इंपोज किया जाएगा। और उस एफआईआर में आप देखेंगे कि बीएनएस की जो धारा है 152 वो खासतौर पर इंपोज की गई है। और एफआईआर के नीचे तकरीबन 6 ऐसी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया आईडी का जिक्र किया गया है जिनके जरिए भड़काने वाले पोस्ट जो है वो किए गए। और यही कारण है कि साइबर यूनिट ने कल 4 एफआईआर अलग से दर्ज की। अब इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि नागपुर में हिंसा फैलाने की साजिश पूरी प्लानिंग के साथ रची गई और दंगा ब्रिगेड ने इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने और लोगों को भड़काने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया। यही वजह है कि अब नागपुर पुलिस के साथ साथ साइबर सेल भी इस केस की जांच में एक्टिव हो गई है।
नागपुर पुलिस ने इस मामले में अब तक जहां 10 एफआईआर दर्ज किए, तो वहीं साइबर सेल ने भी इस केस में 4 एफआईआर दर्ज किए हैं, जबकि अब तक जांच के आधार पर 200 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। लेकिन ये जांच यही नहीं रुकने वाली, क्योंकि पुलिस के रडार पर वो 1000 लोग भी हैं जो दंगाग्रस्त इलाकों में उत्पात मचाने सीसीटीवी में कैद हुए। नागपुर पुलिस इस केस की जांच को लेकर कितना सख्त रुख अपना चुकी है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस ने अपनी दूसरी एफआईआर में आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं भी जोड़ दी है। दंगाइयों की नागपुर को दहलाने की साजिश कितनी सुनियोजित तरीके से रची गई थी, इसका इशारा जांच में सामने आए 172 वीडियो लिंक से भी हो रहा है, जिसमें दंगाइयों ने सोशल मीडिया हैंडल से न सिर्फ अफवाह फैलाने के मकसद से फर्जी वीडियो बनाए, बल्कि उसे अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट भी किया। बीएनएस सेक्शन 152 जो हमने इम्पोज किया है उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन हमारे से जो रेलेवेंट है वो 2 चीजें हैं। एक तो आर्म्ड एग्रेशन को प्रमोट करना और दूसरा सबवर्सिव एक्टिविटी को प्रमोट करना। तो इसमें जो वायलेंस हुआ था, पुलिस के खिलाफ में जो वायलेंस हुआ था, उसके वीडियोस को इन लोगों ने कट करके और उसके साथ में इस प्रकार का उन्होंने मैसेज दिया है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सर तन से जुदा, नागपुर में जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा हर जगह होना चाहिए। 6+ लोगों को हमने उसमें एफआईआर में डाला है, लेकिन अभी और भी ऐसे पोस्ट हैं जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जाहिर है कि नागपुर हिंसा की जांच हर एंगल से की जा रही है। पुलिस के रडार में वो तमाम लोग हैं जिन्होंने नागपुर में दंगे की चिंगारी भड़काई। पुलिस का संदेश साफ है, दंगा भड़काने वाले गद्दार देसी हो या बांग्लादेशी, वो कानून के शिकंजे से बचेंगे नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केस में हमारे साथ बीजेपी विधायक अमित साटम जुड़ गए हैं और हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या कुछ मांग की जा रही है। लेकिन अमित साटम जी, ये समझना चाहेंगे कि किस तरीके की मांगे रखी गई। आज विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है और बार बार ये कहा जा रहा है कि शुरुआत से जांच की जाए, जो भी दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा और ऊंचा नाम क्यों ना हो। किसकी तरफ इशारा है ये? कल शाम को दिशा सालियान के जो पिताजी है, दिशा सालियान के पिता ने बहुत ही सीरियस एलिगेशंस किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार ने इस पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के एक मंत्री इसमें शामिल है। उन्होंने ये कहा है कि मुंबई की महापौर ने इस प्रकरण में उनके ऊपर दबाव डाला, उनके ऊपर प्रेशर बनाया। और इस प्रकार के एलिगेशंस पहली बार दिशा सालियन की फैमिली ने पहली बार इस प्रकार के एलिगेशंस किए, जो बहुत ही गंभीर स्वरूप के एलिगेशंस है। और इसीलिए आज महाराष्ट्र की विधानसभा में हमने ये मांग की है कि एसआईटी इसमें जो फॉर्म की गई थी दिसंबर 2022 में, उस एसआईटी के क्या इन्वेस्टिगेशंस है, उस एसआईटी के क्या फाइंडिंग्स है, और एसआईटी के इन्वेस्टिगेशंस और फाइंडिंग्स जो है वो जनता के सामने आने चाहिए। और अगर इसमें कोई अगर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी को शिक्षा होनी चाहिए।